नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज का करंट अफेयर्स ले लो चाहे एडिटोरियल ले लो, एक ही चीज भरी हुई है, वो है बजट। और काफी एक्सपेक्टेड है। 1 फरवरी यानी कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। तो इसी बजट के ओवरऑल न्यूएंसेस के बारे में बात करेंगे, कौन सी स्कीमें आई हैं। और एडिटोरियल में आप देखोगे कि अलग अलग पॉलिटिकल परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग ऑथर्स का जो नजरिया है बजट को लेके वो भी बदल रहा है। तो करंट अफेयर्स में बजट के रिस्पेक्ट में मोबाइल फोन्स, टीवी ये सस्ते हो जाएंगे और टॉय, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल ये महंगे हो जाएंगे। ये क्या है इसको देखेंगे। फिर बजट 2023 में मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है इसको पूरी तरीके से हटा के जो गंदगी साफ करने के लिए सिर्फ मशीनों का प्रयोग किया जाए, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया इसको देखेंगे। फिर बजट 2023 में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या है इसको देखेंगे। बजट 2023 में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। इसके लिए भाई आप देखो, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम आ रही है। अब उसके लिए केंद्र की सरकार यहाँ पे बजट में पैसा कितना एलोकेट कर रही है, ओडिशा जैसे राज्यों को कैसे मदद मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। बजट से अलग एक और न्यूज है कि इंडिया और यूएस ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में। बातचीत हुई जेक सुलिवन और अजीत डोवाल साहब में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएस और इंडिया के। तो इसको देखेंगे। एडिटोरियल में एक बजट जो सिग्नल करता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब ये पर्टिकुलर बजट सरकार की तारीफ कर रहा है। बाकी बजट जैसे सोशल सेक्टर को इग्नोर किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए कोई विजन नहीं है, राफ्ट ऑफ कंसेशन एमिड कंसोलिडेशन, ग्रोथ डिसेलेरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्किप्ड। तो वैसे तो 6 आर्टिकल्स हैं, मैं 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन के साथ ओवरलोड नहीं करना चाहता। ओवर द नेक्स्ट ऑफ फ्यू डेज, अगर समझ लीजिए कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक सिर्फ बजट ही बजट आने वाला। जब कहीं इलेक्शन होते हैं तब सिर्फ इलेक्शन होता है न्यूज में। अभी बजट है तो अगले 7 दिन तक बजट विल बी द डोमिनेंट टॉपिक इन करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल। तो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 7-10 डेज बजट के सारे प्रोविजंस में आपके साथ करंट और एडिटोरियल में डिस्कस कर लूंगा। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप रेगुलरली करंट एडिटोरियल वाली वीडियो देख रहे हैं आपके लिए इनफ होगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, जंप द गन। जंप द गन मतलब टू एक्ट ऑन समथिंग प्रॉम्प्टली बिफोर द राइट टाइम। मतलब सही समय आने से पहले जल्दी में किसी चीज में आपने कुछ एक्शन ले लिया, तो आपने क्या बोला, जंप द गन। मतलब एक्चुअली में जब आपको सही समय पे आने पे वो काम करना तो उससे पहले ही आपने वो काम कर दिया। ठीक है, तो ये होता। चलिए, पहली न्यूज। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। जीएस पेपर 3 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोबाइल फोन्स, टीवी टू गेट चीपर, टॉयज, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स डियरर। तो भैया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और वैल्यू एडिशन इंडिया में लाने के लिए। वैल्यू एडिशन मतलब हम चीजों को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं बट उसके ऊपर कुछ और वैल्यू ऐड हो, उसके ऊपर कुछ और प्रोसेसिंग हो और तब वो फाइनल प्रोडक्ट में बने। जैसे फॉर एग्जांपल अब टॉय है। अभी टॉय पूरा का पूरा बना बनाया चाइना से आएगा तो मजा नहीं आएगा। टॉय के कुछ पार्ट्स आ गए, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हुई, मोल्ड्स में उनको तराशा गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाए गए, उसकी टेस्टिंग की गई और फिर मार्केट में बेचा गया। तो एक प्रॉपर टॉय प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ। तो इसको आप बोलते हो वैल्यू एडिशन। बनी बनाई चीजों का कम आना, पार्ट्स का ज्यादा आना, कैपिटल गुड्स का आप कह लो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का ज्यादा आना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होना और फाइनल प्रोडक्ट बनके मार्केट में बिकना, इसको आप बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो भैया यूनियन बजट 2023-24 ने बहुत से चेंजेस किए हैं कस्टम ड्यूटी में, जिससे मोबाइल फोन और टीवी सस्ते हो सकते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महंगे हो सकते हैं और टॉयज और बाइसिकल्स भी महंगे हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे क्या बोल रही है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर विद फ्यूअर टैक्स रेट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लायंस बर्डन एंड इंप्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए ये प्रपोज करती हैं कि कुछ गुड्स इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर, तो टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर के अलावा बाकी कुछ गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाया बढ़ाया जाएगा। कुछ चेंजेस किए जाएंगे बीसीडी में, सेसेस में, सरचार्जेस में, जैसे टॉयज में, बाइसिकल में, ऑटोमोबाइल में, नेफ्ता में। क्या चेंजेस इसको देखते हैं। तो भैया मोबाइल फोन के दाम घटेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मोबाइल फोन के कैमरा का लेंस होता है और उसके जो इनपुट पार्ट होते हैं उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी वो अभी के लिए 2.5% थी, इसको 0% किया जा रहा है। कैमरा मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैमरा मॉड्यूल ऑफ द मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनपुट पार्ट्स लगते थे ना, पहले उनके ऊपर 2.5% बीसीडी होती थी, अब 0% बीसीडी हो गई। ठीक है भाई। लिथियम आयन सेल्स के ऊपर जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी सरकार अभी के लिए ले रही है, इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। फिर अगर आप देखो
तो टेलीविजन बनाने के लिए जो ओपन सेल्स आते हैं टीवी पैनल के, उनके ऊपर पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी 5%, अब वो कर दी गई है 2.5%। फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बदला गया है इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी में। देखिए, इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी जब पहले इंपोर्ट होती थी तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थी 15%, लेकिन इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी में लगने वाला जो इनपुट है, जिसको आप बोल सकते हो हीट कॉइल्स, ये हीट कॉइल के ऊपर बेसिक ड्यूटी लगती थी 20%। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी है। इन्वर्टेड ड्यूटी मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी, उसके ऊपर आप कम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, और उस इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी में लगने वाला जो इनपुट है उसके ऊपर आप ज्यादा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो 20%। तो इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के ऊपर 15% ड्यूटी लग रही है और उसमें लगने वाली हीट कॉइल के ऊपर 20% लग रही है, तो ज्यादातर जो इंपोर्टर्स इंडिया के वो बनी बनाई इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि कम टैक्स देना है। हीट कॉइल इंपोर्ट करके उसको यहां नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्यादा टैक्स देना है। तो बेहतर क्या रहता अगर आप हीट कॉइल के ऊपर ड्यूटी कम रखते और इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के ऊपर ज्यादा रखते। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये कि लोग हीट कॉइल इंपोर्ट करते और उससे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी बनाते, तो एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप होता। तो इसी को यहां पे रिजॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा के 7.5% से 15% किया गया। सॉरी, मैं आपको बता दूं, पहले इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के ऊपर जो ड्यूटी थी वो 7.5% थी, मैंने 15% बोल दिया, अब 15% हुई है इस बजट में। तो इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी पहले जब इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता था 7.5% ड्यूटी पे होता था, अब 15% ड्यूटी पे होगा। और वहीं पे जो हीट कॉइल्स आपकी इंपोर्ट होती थी वो पहले 20% पे होती थी, अब 15% पे होंगी। तो अब हीट कॉइल भी 15% पे इंपोर्ट होंगी, इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी भी 15% पे इंपोर्ट होगी। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यहां पे समझ चुका है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूं एक लाइन में। रेडीमेड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे आप कम ड्यूटी लगा रहे हो और उस रेडीमेड प्रोडक्ट में जो इनपुट लगता है उस पर आप ज्यादा ड्यूटी लगा रहे हो। तो अगर इनपुट प्रोडक्ट पे ड्यूटी ज्यादा लगाओगे तो लोग रेडीमेड प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ेगा। इनपुट प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है, समझ गए बात को। इसलिए यहां पे इनपुट प्रोडक्ट और रेडीमेड प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर बराबर कर दिया गया है। हीट कॉइल के ऊपर 15% बीसीडी और इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के ऊपर भी 15% बीसीडी। ठीक है भाई। फिर बाइसिकल्स के लिए पहले बीसीडी थी 30%, अब हो गई है 35%। टॉयज और पार्ट ऑफ टॉयज के लिए, और पार्ट ऑफ टॉयज अदर देन इलेक्ट्रॉनिक टॉय की बात हो रही है, पहले बीसीडी थी 60%, अब हो गई है 70%। नेफ्ता के ऊपर बेसिक ड्यूटी पहले थी 1%, अब हो गई है 2.5%। स्टाइरीन और विनाइल क्लोराइड के ऊपर पहले ड्यूटी थी 2%, अब हो गई है 2.5%। ग्रीन मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और मशीनरी है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल्स ऑफ बैटरी, इसमें जो ड्यूटी एग्जेम्पशन पहले दिया जा रहा था वो अब भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम अपने देश के अंदर लिथियम आयन सेल बैटरी को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स और मशीनरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस कैपिटल गुड्स और मशीनरी के ऊपर ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया जाता है। इसी ड्यूटी एग्जेम्पशन को और आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार से कुछ चेंजेस किए गए हैं भाई, किसको लेके, तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लेके, सब सिस्टम्स को लेके, टायर्स को लेके। फिर अगर आप देखो तो डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जिसका केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, इसको भी यहां पे बीसीडी से एग्जेम्प्ट किया गया। तो यहां पे एक लिस्ट दे के रखी हुई है कि भाई क्या सस्ता है क्या महंगा। तो सस्ते होने वाला आइटम ये है, महंगे होने वाला आइटम ये है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की, आप चाहो तो यहां पे इसको पढ़ सकते हो, मैं पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट बजट 2023, टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड, जीएस पेपर 3 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूरिज्म। तो भैया भारत सरकार इस बजट के माध्यम से टूरिज्म को इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मिशन मोड में चीजें चलाई जाएंगी। अभी क्या किया जाएगा मैं बता देता हूं। बजट एलोकेशन यहां नहीं बढ़ाया गया। पिछले साल भी बजट एलोकेशन लगभग 2400 करोड़ था, इस बार भी लगभग 2400 करोड़ ही है, लेकिन अलग अलग राज्य स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च करवाने की कोशिश कर रही है यहां पे केंद्र की सरकार। जैसे केंद्र की सरकार ने बोला है कि 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे इंडिया के अंदर। ओवरऑल इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक इन्फॉर्मेशन ड्रिवन ऐप बनाई जाएगी जो कि टूरिस्ट इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग राज्यों की कैपिटल में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। इस यूनिटी मॉल के अंदर उस राज्य की स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट और बाकी राज्यों के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस वाले प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। तो बेसिकली
यूनियन बजट में ये कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं ताकि टूरिज्म को एक मिशन मोड में इंडिया के अंदर इंप्रूव किया जाए। और ये जो 50 डेस्टिनेशंस यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, एक चैलेंज के थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे। इन 50 डेस्टिनेशंस को ऑब्वियसली बात है केंद्र की सरकार की तरफ से कुछ मदद प्रोवाइड की जाएगी। इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू ये डेस्टिनेशंस टूरिज्म को प्रमोट करेंगी। जो मोबाइल ऐप होगी वो टूरिस्ट को फ्रेंडली इंफॉर्मेशन देगी, जैसे फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड वगैरह वगैरह। फिर अगर आप देखो तो मिडिल क्लास के लिए डोमेस्टिक टूरिज्म को इंसेंटिवाइज किया जाना है। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देखो अपना देश इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव्स को इस पर्टिकुलर बजट के थ्रू और प्रोपोगेट किया जा रहा है। ये जो देखो अपना देश इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था एज एन अपील टू मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास लोग जो थोड़ा बहुत फॉरेन वगैरह घूमने जाते हैं, थाईलैंड चले गए, बाली चले गए, वो बाहर ना जाके ओवरऑल इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है उनको चूज करें, क्योंकि टूरिज्म में और ओवरऑल आप कह लो सुंदर जगहों में इंडिया किसी से पीछे नहीं है। फिर एक और प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज को हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस में इंप्रूव किया जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर राज्य की जो कैपिटल है वहां पे यूनिटी मॉल इस्टेब्लिश किया जाएगा। वो यूनिटी मॉल उस राज्य का सबसे प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर होगा, उस राज्य के फाइनेंशियल कैपिटल में वो सेंटर होगा। इस मॉल में हर स्टेट का अपना जो ODOP प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो बेचा जाएगा। वहां के स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट बेचे जाएंगे, वहां की स्पेशलिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि बेची देश की सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे जाएंगी, ऐसा कुछ प्लान है। फिर नेक्स्ट GS पेपर 2 बजट 2023 फाइनेंस मिनिस्टर पिचेस फॉर 100% स्विच टू मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग ऑल सिटीज एंड टाउन्स। देखिए भाई, ओवरऑल नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको इस साल में 100 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया गया। ठीक है भाई, और सरकार का टारगेट ये है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये जो लोग घुस के ओवरऑल साफ करते हैं सीवर्स को, इसके बजाय 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग होगी सेप्टिक टैंक्स और सीवर की। मतलब सेप्टिक टैंक्स और सीवर को साफ करने के लिए सिर्फ मशीनें डिप्लॉय की जाएंगी, ह्यूमंस का इंटरवेंशन यहां पे मिनिमाइज किया जाएगा। तो टारगेट देखिए, टू ट्रांजिशन फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल मोड, एडिंग इनहैंस फोकस विल बी प्रोवाइडेड फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट और ड्राई एंड वेट वेस्ट। देखिए, बड़े दुख की बात है दोस्तों कि अभी भी हमारे देश के अंदर इतनी डिह्यूमनाइजिंग कंडीशंस में एक ह्यूमन बीइंग इस प्रकार के सेप्टिक होल्स के अंदर घुस के कचड़े को, मलबे को साफ करता है। और आज से नहीं, पिछले कई 7-8 सालों से, जब से ये बीजेपी की सरकार आई, तब से इनका टारगेट रहा है कि भाई ये जो आपकी मतलब मैन के थ्रू क्लीनिंग होती है इसको रोका जाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग। लेकिन अभी हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए स्कीमें बहुत चलाई गई हैं। जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है SRMS, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है ना, इसको रिप्लेस करके ही नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई। नमस्ते स्कीम को 100 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किया गया है। वैसे तो देखा जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में राज्यों का और केंद्र की सरकार का ओवरऑल ये बोलना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन सबको पता है कि पूरी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म नहीं हुई है, तो उसको और मिशन मोड में पैसा एलोकेट करके खत्म करने की एक कोशिश है। वैसे ये जो नमस्ते स्कीम चलाई गई थी, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 58,098 बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया जिनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो इसमें से लगभग मतलब आप कह लो सारे लोगों को 2020 तक 40,000 रुपया दे दिया गया है। ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि ये अपने आप को मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम से निकाल के किसी और काम में डिप्लॉय कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंदर और भी इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग कंपोनेंट है। अब केवल 18,800 लोगों ने स्किल ट्रेनिंग कंपोनेंट के लिए ऑप्ट किया है। अल्टरनेटिव बिजनेस के लिए जो सब्सिडी देने वाला काम है, उसके लिए केवल 2,051 लोगों को लोन क्लियर किया गया, लोन सैंक्शन किया गया। तो आप कह सकते हो कि जो नमस्ते स्कीम है, इसकी गाइडलाइंस ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रही है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री पहले तो यहाँ पे इन्यूमरेट करेगी कि कितने लोग इस प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं, और ओवरऑल 500 अमृत सिटीज में एक मिशन मोड में इस पर्टिकुलर नंबर को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप देखो तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने नमस्ते प्रोग्राम के लिए इस साल जो अभी निकल गया, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 97.41 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने 97.41 करोड़ नमस्ते स्कीम के लिए पिछले साल एलोकेट किए थे। और इस साल अगर आप देखो तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स इस साल और अगले 3 मतलब अगले 4 सालों तक 360 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। अब देखिए, बजट में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों।
तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स यहां पे बता रहे हैं कि अगले 4 सालों में 360 करोड़ रुपए एलोकेट करेंगे। अब बात यह है कि इस साल का बजट है तो केवल इस साल का डाटा देना चाहिए, 4 सालों का डाटा यहां पे देने की क्या जरूरत है। तो इससे 360 करोड़ रुपए लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, लेकिन फिर अगले साल ही बोला जाएगा कि अगले 4 सालों के लिए इतना करोड़ एलोकेट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल चीज है। वैसे तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल नमस्ते प्रोग्राम में 97 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, वो भी कम नहीं थे, क्योंकि अगर अगले 4 सालों का 360 करोड़ है तो प्रति ईयर 90 करोड़ का ही हिसाब बैठा। फिर अब एससी स्कॉलरशिप्स देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करो तो इसको टोटल बजट मिला है 12,847 करोड़ का। पिछले साल इनका बजट कितना था सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का? 11,659, मतलब 11,659.95 करोड़, लगभग कह लीजिए 11,660, 11,660 करोड़। इस साल 12,847 करोड़, तो ठीक ठाक इंक्रीज है, मतलब लगभग आप कह लो 1,200 करोड़ का इंक्रीज है। अब इसमें इस 12,847 करोड़ में से जो सबसे ज्यादा एलोकेशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि लगभग है 6,359 करोड़। तो 12,847 करोड़ जो कि यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दिया गया, उसमें से लगभग 6,500 करोड़ या कह लीजिए 6,360 करोड़ तो एलोकेट कर दिया गया है पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को। ठीक है भाई। कुछ और बिग टिकट ट्रेंडिंग की बात की जाए तो जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने भाई 2,050 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया पीएम अजय स्कीम को, जो कि डेवलपमेंट ऑफ एससी डिनोमिनेटेड विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट के लिए है। 1,588 करोड़ पीएम यशस्वी स्कीम के लिए किया गया है, जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देखती है अदर बैकवर्ड क्लासेस की, डी नोटिफाइड ट्राइब्स की, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की। और ये जो नमस्ते का एलोकेशन है ना 360 करोड़ का, ये भी 12,847 करोड़ में जुड़ा हुआ है। फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो सीड स्कीम शुरू की गई थी, पिछले साल उसको एलोकेशन था 28 करोड़ का, इस साल के बजट में एलोकेशन दिया गया है 40.4 करोड़ का। ठीक है भाई। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी को पैसा एलोकेट किया है 1,225.15 करोड़, 1,225.15 करोड़। तो ये अब अलग अलग आप कह लो फैसेट्स बता रहा हूं मैं कि भैया कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट किया गया। बजट है क्या कि आप किस मिनिस्ट्री को किस काम के लिए कितना पैसा दे रहे हो, यही बजट है। किसी को अभी यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट चीज पेपर 3 ग्रीन एनर्जी। भैया ग्रीन एनर्जी के लिए क्या क्या प्लान है बजट 2023 में? तो भैया इंडियन इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन पावर्ड बाय ग्रीन एनर्जी, इसके लिए ओवरऑल आप देख लो तो बहुत सी स्कीम लॉन्च की जा रही है जो कि क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ टारगेटेड है। ग्रीन एनर्जी को सप्तऋषि या फिर 7 गाइडिंग लाइट्स बोला है यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने। और ओवरऑल आगे आने वाले समय में हम यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे। अब क्या क्या करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एग्जैक्टली कौन कौन से फील्ड में करेगा, ये ना स्पीच में क्लियर था फाइनेंस मिनिस्टर की, ना ही बजट डॉक्यूमेंट में क्लियर था। इसके लिए जब ग्राउंड लेवल पे ओवरऑल धीरे धीरे करके जब सरकार प्लान्स प्रमोट करेगी या फिर अनाउंस करेगी तब हमको पता चलेगा। वैसे अभी के लिए ये बोला गया है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो कि 4,000 मेगावाट तक के हैं, और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसमें पैसा डाला जाएगा। तो बेसिकली प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल लिविंग, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए सरकार ने। एग्जैक्टली ये पैसा कहां कैसे किस फॉर्म में खर्च किया जाएगा इसके डिटेल्स क्लियर नहीं है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सरकार जैसे जैसे स्कीमें अनाउंस करेगी वैसे वैसे क्लियर होगा। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स और मशीनरी इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है उसके ऊपर पहले कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती थी पिछले साल, इस बार भी कोई कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बढ़ेगा तो ओवर द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और स्टोरेज सिस्टम सस्ते हो जाएंगे, ये बताया जा रहा है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को 10,222 करोड़ रुपए दिया गया। पिछले बार दिया गया था 7,033 करोड़, इस बार 10,222 करोड़। ठीक है भाई। ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप देखो तो इस साल में आने वाले साल में 360 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स पे। ये जो गया साल है इसमें 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब आप बोलोगे कि ये ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो देखिए
अगर आपने सोलर पावर प्रोड्यूस की और उस सोलर पावर को ग्रिड के साथ जोड़ दिया, ग्रिड आप समझते हो ना भाई, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी ने बिजली पैदा की, एनएचपीसी ने बिजली पैदा की, कहीं से भी बिजली पैदा हुई, इसको ग्रिड में इंसर्ट कर दिया गया। उस ग्रिड के साथ बहुत सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जुड़ी हुई हैं। तो एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी का प्लांट हो गया, एनएचपीसी का प्लांट हो गया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, उसको एक ग्रिड में इन्फ्यूज कर दिया। इस ग्रिड के साथ बहुत सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जुड़ी हुई हैं, यूपी की, राजस्थान की, टाटा, और ये सब पावर दे रही हैं अलग अलग कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो जब आप ग्रिड में पावर इन्फ्यूज करते हो तो एक अलग चीज होगी। अब अगर मान लो सोलर पावर प्लांट ऐसे बनाए गए जो ग्रिड के साथ नहीं जुड़े हुए, जैसे कि आपने घर के ऊपर अपने छोटा सा सोलर पावर प्लांट लगा लिया, एक मेजर स्केल पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया गया और उसको बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज के साथ जोड़ दिया गया। अब इस सोलर पावर प्लांट ने बिजली पैदा की, एकदम से तो बिजली की जरूरत नहीं है, उस बिजली को बैटरी में सेव कर लिया गया। अब उस बैटरी से सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये ऑफ ग्रिड हो गया। क्योंकि यहां पे जो सोलर पावर पैदा हो रही है वो सीधे ग्रिड में फीड नहीं हो रही है, वो एक बैटरी में स्टोर की जा रही है और उस बैटरी से आसपास के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा किया जाता है। तो इसको आप बोलते हो ऑफ ग्रिड, मतलब वो सोलर पावर जो कि लोकल कम्युनिटी में सीधे लोगों को पावर प्रोवाइड कर रही है, किसी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको आप बोलते हो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स। ठीक है भाई, अब आप देखो इंडिया का टारगेट था 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना, लेकिन हमने अब तक 63 गीगावाट्स के ही पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए। ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स हमारे टोटल इंस्टॉलेशन के 5% का कम है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। सोलर पावर जो ग्रिड को प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए एलोकेशन कितना है? 4,970 करोड़, और पिछले साल में खर्च कितना गया इसके ऊपर? 3,469 करोड़। फिर नेशनल ग्रीन मिशन जो कि एक 19,000 करोड़ का प्रोग्राम है, उसमें रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, यूज करना और सप्लाई करने के लिए 297 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। फिर एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी यहां पे मेंशन किया निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया जाएगा। ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज को प्रमोट करेगा। एक और प्रोग्राम है मिस्टी प्रोग्राम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में एडिटोरियल में भी आपसे बात करूंगा। तो कोस्ट लाइन में मैनग्रोव प्लांटेशन बढ़ाना और सॉल्ट पैन लैंड्स में मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ाना, ये इसका टारगेट है। आ जाते हैं अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 2 वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल। ओडिशा में प्रूव टू बी अ फर्स्ट मूवर इन प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या है? तो भाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेंगे, ताकि पीवीटीजी फैमिलीज और हैबिटेशंस को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पीवीटीजीज एग्जिस्टेंट है कहां पे? ओडिशा में। अगर आप क्वांटिफाई करो तो आपको पता चलेगा कि 13 प्रकार की पीवीटीजीज ओडिशा में पाई जाती हैं, उसके बाद 12 आंध्र प्रदेश में, 9 बिहार में। अगर कुछ पीवीटीजीज देखें तो बोंदा, डोंगरिया कोंड, कुतिया कोंड, ये इस प्रकार के पीवीटीजीज हाई माउंटेनियस एल्टीट्यूड में रहते हैं। तो ये जिन जगहों पे रहते हैं उन जगहों पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, हेल्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पहुंचाना, ये अलग अलग राज्य की सरकारों के लिए और केंद्र की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसी चैलेंज को फुलफिल करने के लिए यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ताकि पीवीटीजी फैसिलिटीज के पास, फैमिलीज के पास और हैबिटेशंस के पास बेसिक फैसिलिटी पहुंचाई जाए। और ऑब्वियस ही बात है, जहां पे सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं ओडिशा, उसको तो काफी फायदा होगा ही। और खास बात यह है कि दोस्तों ओडिशा ने 2015 में ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर रखी है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम का ओडिशा स्टेट को स्पेसिफिक एडवांटेज हो सकता है। जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया के, उसमें से 13 तो रहते हैं ओडिशा में। 2018 की बेसलाइन सर्वे के हिसाब से 2,049,609 persons belonging to PVTG in 58,708 households in 1679 habitation in 14 districts of Odisha। मतलब ओवरऑल ओडिशा की 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 1679 हैबिटेशंस में 58,000 हाउसहोल्ड्स में लगभग 2.5 लाख प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर यहां पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में यह भी बोला है 15,000 करोड़ रुपए अवेलेबल करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर मिशन को अगले 3 सालों तक इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसके तहत कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सेफ हाउसिंग,
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इंप्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो बजट में अगले 3 साल के लिए 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए यहाँ पे किस स्कीम को? तो भैया प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है भाई। वैसे मैं बता दूं, ओवरऑल ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा को कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट स्कीम के तहत, सीसीडी स्कीम के तहत ऑलरेडी केंद्र की सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है पीवीटीजी कम्युनिटीज के लिए सीसीडी स्कीम के अंदर। और मैं बता दूं, ओडिशा अपना खुद का भी एक प्रोग्राम चलाता है। 2015 में ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार ने चलाया था ओडिशा पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, OPELIP, जिसमें 711 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए 7 साल के लिए। ठीक है ना भाई। और इस पर्टिकुलर स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए ओडिशा की सरकार को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ से भी पैसा मिला है। 542 हैबिटेशंस में यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स भी चलाए गए। आगे आ जाते हैं जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया यूएस स्टेप अप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो इंडिया और यूएस ने प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा सकें। और यहाँ पे एनएसए अजीत डोभाल साहब और अमेरिकन काउंटरपार्ट जे सुलिवान साहब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में फॉर द इनॉग्रल डायलॉग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET। तो दोनों साइड्स ने एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को यहाँ पे अनाउंस किया जिससे बायलैटरल कोऑपरेशन कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर की डेप्थ और स्कोप को बढ़ाया जाएगा। ये जो ICET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सप्लाई चेन्स बिल्डअप करेगा विच इंक्रीजेस को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट बिटवीन द कंट्रीज, और लिंकेजेस बढ़ाएगा कंट्रीज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। एक व्हाइट हाउस फैक्ट शीट यहां पे रिलीज की गई है जिसमें 6 एरियाज को डिजाइन किया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए। कौन कौन से? स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, फिर स्पेस, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टैलेंट और नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन। तो एक रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप बनाई जाएगी यूएस के नेशनल साइंस फाउंडेशन और इंडिया की साइंस एजेंसीज के बीच में। क्वांटम कंप्यूटिंग पे यहाँ पे कॉपरेशन होगा, एकेडमी इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा, नया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप बनाया जाएगा, कैसे सेमीकंडक्टर्स का इंडिया में डेवलपमेंट किया जाएगा इसके बारे में बातचीत होगी। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्पेस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में। 5G 6G कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी पब्लिक प्राइवेट डायलॉग को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। फिर ओपन रैन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। ओपन रैन क्या है? टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट फोन्स टू ईच अदर एंड टू इंटरनेट इन इंडिया। तो फोन्स भी आपस में इस ओवरऑल टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, मैप हो जाएंगे, डाटा सिक्योरिटी इश्यूज भी उठेंगे यहाँ पे, वो खैर एक अलग बात है। जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है यूएस के अंदर। इस पर्टिकुलर कंपनी ने यूएस की सरकार के सामने एक एप्लीकेशन डाली। उस एप्लीकेशन की स्पीडी रिव्यू का वादा किया यहाँ पे यूएस सरकार ने। अगर ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसके लिए जेट इंजन बनाने में जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो अपने आप में बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए ये जेट इंजन वाला जो इनिशिएटिव है वो बहुत जबरदस्त है जनरल इलेक्ट्रिक का, अगर यूएस की सरकार इसको सपोर्ट दे देती है। ये सारे इनिशिएटिव्स इसलिए सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री है और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब टोक्यो में मई 2022 में क्वाड समिट के लिए मिले थे और उस समय पे ये सारी बातें हुई थी। और ग्राउंड लेवल पे इन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जेक सुलिवान साहब यूएस की तरफ से और हमारी तरफ से अजीत डोभाल साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। वैसे तो मैंने ठीक ठाक पॉइंट्स आपको एडिटोरियल से रिलेटेड बजट से रिलेटेड बता दिए हैं, बट मेन पॉइंट बजट के अब यहाँ पे आएंगे। अब जैसे कि अगर आप देखो बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एम गोविंदा राव साहब चीफ इकोनॉमिस्ट है ब्रिकवर्क एनालिटिक्स की, ये कहीं ना कहीं बजट की तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स मैं वो भी डिस्कस करूंगा जहां पे बजट की बुराई भी की जा रही है। तो भैया इकोनॉमिक सर्वे रखा गया पार्लियामेंट में बजट को पेश करने से पहले, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे ने यह बोला था कि रिमार्केबल ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है। नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले जो इनकम लेवल्स थे हम उस इनकम लेवल तक पहुंच गए हैं, इस बात के बावजूद कि पैंडेमिक फैला था, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उसके बाद वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड कम हो रही है वगैरह वगैरह। इकोनॉमी ने रिकवरी की है और प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन अभी भी पैंडेमिक से पहले जो जीडीपी ग्रोथ रेट था 7% का वो हम अचीव नहीं कर पाए। अब देखो ये जीडीपी ग्रोथ रेट बता रहे हैं 7% का। इसके बाद आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो प्री पैंडेमिक में भी जीडीपी ग्रोथ रेट की बुराई कर रहे थे।
इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जहां पे इतने सारे व्यू पॉइंट्स है कि आप सारे व्यू पॉइंट्स को कभी एकोमोडेट कर ही नहीं पाओगे। बात करते हैं इस समय पे इन्फ्लेशन अपर टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा चल रहा है। जी हाँ, 6% के ऊपर चल रहा है। एग्रीगेट फिजिकल डेफिसिट केंद्र और सरकार की 9 से 10% ऑफ द जीडीपी की रेंज में। तो यहां पे एक ऐसे बजट की जरूरत थी जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो, फिस्कल कंसोलिडेशन भी हो। ये दोनों ही चीजें करी हैं यहां पे सरकार ने। सरकार के लिए पैसे बचाना, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग, हमने जो उधार लिया है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज 40% ऑफ द नेट रेवेन्यूज ऑफ द सेंटर। केंद्र की सरकार के पास जितना भी टैक्स में पैसा आता है, मान लो 100 रुपए आता है, 40 रुपए तो पुराने उधार की इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने उधार को कंट्रोल में रखें। फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करना टू 6.4% ऑफ जीडीपी, इट इज अ नेसेसिटी नाउअडेज। आप देखो तो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ी है, 2 लाख करोड़ से सरकार ने फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाई है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए सरकार के टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बजटेड बॉयंसी नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है लगभग 1.6 लाख करोड़ से। तो टैक्स बॉयंसी बढ़ी है। टैक्स बॉयंसी बढ़ी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो आपकी जीडीपी बढ़ रही है उस जीडीपी के प्रोपोर्शन में आपका टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो। तो हमारी टैक्स बॉयंसी इंप्रूव हुई है। और उसकी एक वजह भी है कि देखिए नॉमिनल जीडीपी का जो एस्टिमेट था 2022-23 का वो था आपका 258 लाख करोड़, और इस बार की नॉमिनल जीडीपी का जो एडवांस एस्टिमेट है वो है 73 लाख करोड़, 273 लाख करोड़। ये नॉमिनल जीडीपी बात हो रही है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है और उस जीडीपी ग्रोथ रेट के बिहाफ पे हमारी टैक्स बॉयंसी बढ़ी है। मतलब जितने प्रोपोर्शन से जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से टैक्स बढ़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेफिसिट भी बढ़ी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो अगर आप देखो तो बजट एस्टिमेट में थी 9.9 लाख करोड़ और रिवाइज्ड एस्टिमेट में है 11.1 लाख करोड़। पिछले साल की 2022-23 की बात हो रही है यहाँ पे, वो पिछला ही साल हो गया, क्योंकि बजट जो अब आया है वो 2023-24 का आया है। ओके, अब इसी कंटेक्स्ट में देखो तो पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो जो रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी था वो था 3.8%, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट के साथ ये कितना हो गया 4.1%। अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करो तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ी है फ्रॉम 16.6 लाख करोड़ टू 17.6 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट बनी है, बट फिर भी इट इज कंटेन्ड अप टू 6.4% ऑफ जीडीपी। सरकार का और निर्मला सीतारमण जी ने स्पेसिफिकली टारगेट रखा है कि 2025-26 तक हम ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को 4.5% पे ले आएंगे। अभी के लिए कितनी चल रही है 6.4%। अब सरकार ने एक चीज यहां पे बोली है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल 2.7% था जीडीपी का, इस बार एब्सोल्यूट टर्म्स में वो 3.3% पहुंच गया। तो बेसिकली 7.3 लाख करोड़ रुपए पिछले साल बजट में एलोकेट किया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कि इस बार पहुंच चुका है 10 लाख करोड़। ऑलमोस्ट 33 से 37% ज्यादा है ये, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कैपेक्स बढ़ाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो आप इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो इकोनॉमी में, तो उसके एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स होते हैं। ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इकोनॉमिक और इंडस्ट्री ग्रोथ, ट्रेड ग्रोथ को एक बड़ा बूस्ट मिलता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बोलना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर 1 रुपए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो 1.2 रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में पहुंच जाएंगे एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ यहां पे आरबीआई द्वारा एस्टिमेट किया गया। कॉमर्शियल लेंडिंग भी बैंक के द्वारा इस समय पे बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत सरकार ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत पैसा पंप कर रही है इंडियन इकोनॉमी में, तो ऑब्वियस सी बात है बैंकों को भी एक पुश मिलेगा। बैंक भी यहां पे ज्यादा लोन देंगी तो ज्यादा एंटरप्रेन्योर ज्यादा लोन उठाएंगे और कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6.5% पहुंच चुका है क्या हमारा, अगर आप देखो फिस्कल डेफिसिट, टारगेट ये है 2025-26 तक 4.5% ऑफ द जीडीपी तक फिस्कल डेफिसिट को लेके आना है। इस साल 2023-24 के एंड पे फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है 5.9% ऑफ जीडीपी तक का। मतलब अभी के लिए देखा जाए तो 6.4% फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी, इसको 4.5% पहुंचाना देखिए पॉसिबल तो लग रहा है, बट कुछ इश्यूज है। क्या है कि 2023-24 में आपने 6.4 से 5.9 का टारगेट रखा है। 5.9 से 4.5 पहुंचने के लिए 2024-25 और 25-26 में हमें खर्चा कम करना पड़ेगा,
और वो है इलेक्शन के ईयर, जनरल इलेक्शन का ईयर। और जब जनरल इलेक्शन का ईयर आता है, सरकारों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा खर्चा करें वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि अगर आप वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा खर्चा करोगे तो ऑब्वियसली बात है लोग आपको ज़्यादा वोट देंगे। तो वो इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स हमारे फिस्कल डेफिसिट की इस आप कह लो इकोनॉमिक मैनिपुलेटिंग गेम को स्टेबलाइज कर पाएगी, यही एक बड़ा यहाँ पे इशू उठा हुआ है। फिर अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करो तो इस बार सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया है, 90,000 करोड़ रुपए लगभग कम किया, और वो कम होनी भी थी। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो चूंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है तो फूड सब्सिडी तो टेक्निकली कम होगी होगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम होगी। अगर आप देखो 5 किलो फूड ग्रेन जो फ्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर दी जाती थी, वो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दी जाएंगी। तो दी तो वो फ्री ही जा रही हैं, बट जो क्वांटम ऑफ फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे वो यहाँ पे कम हो गया। तो चूंकि यहाँ पे क्वांटम कम हो गया है तो सब्सिडी फूड की भी कम हो जाएगी, और चूंकि अब यहाँ पे कम फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे सरकार को और किसान भी यहाँ पे थोड़ा कम पैदावार करेंगे, तो उसके चलते फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम हो जाएगी। और फर्टिलाइजर्स के दाम भी रिसेंटली अगर आप देखो तो मार्केट में घटे हैं। पिछले मैं 1-2 महीने की बात बता रहा हूँ, पिछले 1-1.5-2 साल की बात देखोगे तो फर्टिलाइजर के दाम दुगने तिगुने से ज्यादा हुए हैं, बट पिछले 1-2 महीनों में फर्टिलाइजर के दाम थोड़े से आप कह लो स्टेबलाइज हुए हैं, इसलिए ओवरऑल फर्टिलाइजर सब्सिडी भी यहां पे सरकार की तरफ थोड़ी कम दिखाई जा रही है, 90,000 करोड़ कम की गई। फिर आप देखो कस्टम ड्यूटी के साथ टिंकरिंग की गई है, वो मैंने करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया। फिर पर्सनल इनकम टैक्स की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो पहले 5 लाख तक की कमाई वाले लोगों के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख तक की कमाई वाले लोगों के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ठीक ठाक वेल क्राफ्टेड बजट है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ ऑथर बोल रहे हैं। अगला आ जाते हैं, द ग्रोथ डिसेलरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्किप्ड। आर नागराज साहब ने इस आर्टिकल को लिखा। अब थोड़ी बहुत यहां पे बुराई शुरू होगी सरकार की। भैया सरकार में जब बजट सीज दी निर्मला सीतारमण जी ने तो सेल्फ कांग्रेचुलेटरी नोट दिया कि इंडिया ने सारे ट्रबल्स को ओवरकम कर लिया है कोविड-19 पैंडेमिक के, हमने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है 800 मिलियन लोगों के लिए, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए हैं, आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से मैनेज कर लिया है। इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें यहां पर निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। ठीक है भाई, बट क्या थी इकोनॉमिक सिचुएशन बिफोर द पैंडेमिक जिसको हमने यहाँ पे इंप्रूव किया है? अब ऑथर यहाँ पे सरकार की बुराई कर रहा है। पहले वाले आर्टिकल में आपने देखा कि प्री पैंडेमिक टाइम्स में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% बताई जा रही थी। अब यहाँ पे ओवरऑल ऑथर बोल रहा है कि वैसे तो जीडीपी ग्रोथ रेट प्री पैंडेमिक टाइम्स में 7 से 8% ओवरऑल एस्टिमेट की गई थी, कब? 2020s में। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो इन्फ्लेशन हटा के तो वो कम है, 5-6% है। तो इन्फ्लेशन हटा के नेट ऑफ इन्फ्लेशन 2010 मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में 7 से 8% जो नेट इन्फ्लेशन ग्रोथ हो रही थी वो 2020, 21, 22, 23 सॉरी 20, 21, 22, 23 सॉरी थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, फिर से बता देता हूं। 2020 में आया कोरोना पैंडेमिक, 2010 से लेकर अगर 2019 तक की आप बात करो, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसको अगर आप कंपेयर करो 2000 से लेकर 2009 तक मतलब 2000, 2001, 2002, 2003, तो ये 2000 से लेकर 2009 तक वाला एक डिकेड हो गया, 2010 से लेकर 2019 वाला दूसरा डिकेड हो गया। अब पहला डिकेड, दूसरा डिकेड, पहले डिकेड में जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट निकल के आ रहा था इकोनॉमी का वो 7 से 8% निकल के आ रहा था, लेकिन वो 2010 से 2019 वाले डिकेड में किस पे आ गया? 5 से 6% पे आ गया। और जिस प्रकार से जीडीपी की रिपोर्टिंग हुई है उसके क्रिटिसिज्म को सही मान ले तो एक्चुअली में 2010 से लेकर 2019 तक जो ग्रोथ रेट निकल के आ रही है ऑन एन एवरेज वो 4 से 5% है मुश्किल से। अब इतने ग्लूमी फिगर्स यहाँ पे इकोनॉमी के ऑथर ने सामने रख दिए। वहीं पे इससे जस्ट पहले जो मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा था वहां पे ऑथर बोल रहा था कि प्री पैंडेमिक टाइम्स में 7% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल यहां पे तो ऑथर बिल्कुल क्रूड टर्म्स में बात कर रहा है, इन्फ्लेशन हटा दिया तो 5 से 6% की ग्रोथ बताई, और ओवरऑल जो इनफॉर्मल क्रिटिसाइजमेंट हो रहा सरकार का उसको मान लो तो 4 से 5% की ग्रोथ बता दी। फिर ऑथर बोल रहा है कि मिड 2010 से इंडस्ट्री और इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं प्रीमेच्योरली। ये बेसिकली बात कर रहे हैं 2014 जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। जो एनुअल आउटपुट ग्रोथ रेट थे वो 2015-16 में 13.1% थे, 2019-20 में नेगेटिव 2.4% पहुंच गए। तो कुल मिला के यहाँ पे बुरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बुराई की जा रही है।
जो एग्रीगेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट है और जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है वो 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी यहां पे घटा है। तो ये सब बातें ओवरऑल बोली जा रही हैं। बजट ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूर 3.3% तक पहुंचा दिया है, और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ में आप वो पैसा जोड़ दो जो कि केंद्र की सरकार ग्रांट इन एड के तौर पे राज्य की सरकारों को देती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ओवरऑल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर साल का पहुंचेगा 4.5% ऑफ द जीडीपी। बट ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नो डाउट वेलकम है, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर्टिकुलर सेक्टर पे या स्कीम पे खर्च किया जाएगा इसको यहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल को यहां पे सरकार ने पॉइंट आउट किया है। जैसे ओवरऑल सरकार ने बोला है कि रेलवेज के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 2.4 लाख करोड़ का, ये 2013-14 के अमाउंट के 9 गुना है। बट एक्चुअली में हमको ये पता नहीं है कि ये 2.45 लाख करोड़ 2.4 लाख करोड़ कैसे खर्च किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ट्रेन, रेल ट्रैक्स और रोलिंग स्टॉक का मॉडर्नाइजेशन करोगे, उसमें 2.4 लाख करोड़ खर्च करोगे, या फिर ट्रेन में जो ट्रेन स्टेशन होते हैं इसको मॉडर्नाइज करोगे और ट्रेन के आसपास ग्लैमरस प्रोजेक्ट बनाओगे। तो जो 2.4 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज में हो रहा है वो रेलवे ट्रैक्स को, रोलिंग स्टॉक को, ट्रेन की बोगियों को इंप्रूव करने में खर्च किया जाएगा, या फिर स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन और बाकी ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स में खर्च किया जाएगा, इस बात के ऊपर क्लियर कट जानकारी नहीं है। अगर रोलिंग स्टॉक और रेल ट्रैक्स के लिए खर्च किया जाता है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बाकी में तो कोई प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है नहीं। तो कुल मिला के ऑथर यहां पे ये बता रहा है कि ठीक है भाई, आपने कैपेक्स एक्सपेंडिचर के तौर पे बड़ी जबरदस्त प्रोमिसेस कर दिए, बट एक्चुअली में प्रोमिसेस, ये अमाउंट खर्च कहां होगा इसके बारे में प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई सरकार ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, बट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। तो चूंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये एक्चुअली में आप कह लो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो शेयर है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वो बहुत बुरी तरीके से घटा है। अगर आप देखें तो जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो 2010 वाले डिकेड में, पिछले साल के डिकेड से ज्यादा इंप्रूव हुआ नहीं है। तो सरकार पैसा जरूर खत्म कर रही है कैपेक्स एक्सपेंडिचर में, बट एक्चुअली में कैपेक्स एक्सपेंडिचर में जहां खत्म करना चाहिए वहां नहीं खत्म कर रही है। मतलब एग्रीकल्चर में नहीं खत्म कर रही है, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं कर रही है, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं जिनका ग्राउंड लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट वो ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है। फिर ऑथर बोल रहा है कि भैया प्रीमैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर हम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। अब चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना अपने आप में थ्रेट है नेशनल स्टेबिलिटी को, क्योंकि चाइना एलएसी पे इन्ग्रेस करके इस डिपेंडेंसी जो है इंडिया की उसके ऊपर उसको एक्सप्लॉइट करता है। फिर अगर आप देखो तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये बेसिकली 2021 में चलाई गई थी सरकार के द्वारा। इस प्रकार की स्कीम के थ्रू इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है ताकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ज्यादा आप कह लो प्रोडक्शन हो, ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करें। बट अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत हद तक प्रोसेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मोबाइल में लगने वाले जो इनपुट पार्ट्स हैं वो चाइना से बन के आ रहे हैं और ऑलमोस्ट रेडीमेड पार्ट में बन के आ रहे हैं, बस वो इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। तो ये आप डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज और रॉ मटेरियल से ओवरऑल इनपुट कैपिटल गुड्स को बनाना, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्रेस इंडिया को इंप्रूव करनी पड़ेगी, इम्बाइब करनी पड़ेगी। वो हम कर नहीं पा रहे हैं। भले ही हम फाइनल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर असेंबल कर रहे हैं, बट उस असेंबल करने के लिए जो की इंपोर्ट है वो चाइना से मंगा रहे हैं। वो की इंपोर्ट को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर बनाने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये बात पता चलती है इस बात से कि चाइना के ऊपर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ रही है। 2018 में चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट थी $57.4 बिलियन, जो कि 2021 में $64.5 बिलियन पे पहुंच चुकी है। ठीक है। फिर बजट में बता रहे हैं कि भैया बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है, बैंक जितना पैसा लोन पे बांट रहा है वो बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर ये जो पैसा है वो इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग नहीं ले रहे हैं, लोग अपनी पर्सनल लोन की कैपेसिटी में उठा रहे हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा नहीं रहा है। तो ये सब बातें बताई गई। और प्लस
पब्लिक कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट प्राइवेट लॉन्ग टर्म कैपेक्स एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो ओवरऑल आप कह लो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेड करने वाले लोग हैं, इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी आ रही है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट वो किसी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली में ऑथर यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी रोजी पिक्चर यहां पे सरकार के द्वारा पेश की जा रही है, एक्चुअली में पिक्चर उतनी रोजी है नहीं। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अभी के लिए दोस्तों मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं, कुछ 3 आर्टिकल्स और बचे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ शाम तक वीडियो आपको बना के अवेलेबल करवा दूंगा। अभी तो आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करिए, वीडियो मैं आपको शाम तक अवेलेबल करवा दूंगा। आप अपनी बाकी पढ़ाई करते रहिए। जो लोग भी मेरी वीडियोस के थ्रू करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, मैं उनको फिर से बता दूं, आपको एडिटोरियल और करंट अफेयर्स ही सुनने की जरूरत है बजट को पूरी जानकारी में लाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो बजट के बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स हैं उनको कुछ शॉर्ट्स के थ्रू भी आपके सामने लाने की कोशिश करूं। तो अगला हफ्ता दिन चैनल पे सिर्फ बजट के लिए ही होगा। स्टे ट्यून्ड, आपको बजट की वीडियोस मिलती रहेंगी। बचे हुए 3 एडिटोरियल्स भी शाम तक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।